हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम उत्तराखंड एलटी सिलेबस से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित। इससे पूर्व हमने एक प्रैक्टिस सेट करवाया था, वो भी संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित था। और जैसे कि आपको मालूम होगा कि यूनिट से संबंधित हमने 15 प्रैक्टिस सेट करवाए थे, वो यूनिट वाइज हमने करवाए थे। तो यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी मजबूत और बेहतर होगा, जो एग्जाम के लिए आपके लिए औषधि का कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और बेहतर रूप से आपको एक समझ विकसित होगी। तो पहला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण होता है तो किस प्रकार से होता है? ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी शून्यात्मक और डी उपयुक्त में से सभी। एक क्रम वाइज अब ए बी सी डी लगाएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, यानी उपयुक्त में से सभी। ठीक है, देखते हैं इस आंसर का पूर्व में किस प्रकार से उत्तर दिया गया है। तो लगभग 1100 लोगों ने इसका आंसर दिया था। तो सबसे ज़्यादा डी पर ही आंसर लगाया था और दूसरे में सकारात्मक लगाया था। ठीक है, लगभग 5 से 10% ऐसा भी होता है कि हम ए की जगह में बी लगा देते हैं और फिर हम क्वेश्चन को दोबारा भी लगा सकते हैं। तो लगभग 55% लगभग इसका आंसर डी दिया होगा। तो इसके मतलब यहाँ क्वेश्चन काफ़ी मजबूत था। अगला हम देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं, पंचकोश किस एनसीएफ से संबंधित है? ए एनसीएफ 1975, बी 2005, सी 2022 और डी 2000। तो पंचकोश किस एनसीएफ से संबंधित है? तो आप जानते ही हैं 2005 के बाद जो है 2022 और आपके पाठ्यक्रम पर 23 लिखा गया है, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, यह 22 में ही जो है जारी हुआ था। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सी है। तो देखते हैं किस प्रकार से आंसर आपने दिया है। तो इसमें 70% लोगों ने, लगभग 1700 लोगों ने इसमें आंसर दिया था और सी पर, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 के बाद 75 का जो है ये 5वां एनसीएफ था, ठीक है। तो 75 का पहला एनसीएफ आया था, उसके बाद 88। देखो इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे, पहला जो है 75 का था, दूसरा एनसीएफ कब आया था? 88 में आया था, ठीक है। उसके बाद तीसरा 2000 में आया था और जो है चौथा 2005 में आया था और जो पांचवा है ये 2022 में आया था, ठीक है। तो आपको एक आधार यहाँ पर मिल चुका है कि जो है। अब देखते हैं कि पंच कोश है क्या। देखो पंच को कोश को हमने कहाँ से लिया है और इसको हमने एक प्रत्येक जो है पंचकोश ज्ञान की 5 परतें हैं और इससे एक बच्चे के संपूर्ण अस्तित्व के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे, परंतु आपको एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से देखना होगा कि जैसे आपने उपनिषद, वेद, पुराण पढ़े होंगे, तो हमारा जो है तैत्तिरीय उपनिषद है, तो तैत्तिरीय उपनिषद से यह लिया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक है ना। तो तैत्तिरीय उपनिषद आप नोट कर लेंगे, उपनिषद तो उससे लिया गया है। और जो तैत्तिरीय उपनिषद है यह यजुर्वेद से उत्पन्न है, ठीक है। इसके जो 5 पॉइंट हैं वो 5 पॉइंट भी आपको देखने होंगे कि किस प्रकार से उन 5 पॉइंटों का आधार बनाया गया है। तो उसमें क्या क्या था, थोड़ा हम एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। जैसे उसमें था अन्नमय, ठीक है ना, पहला था अन्नमय था, दूसरा उसमें क्या था? प्राण में था, तीसरा उसमें क्या था? मनो में था, उसके बाद उसमें क्या था? विज्ञान था, चौथा, और पांचवा उसमें क्या था? आनंद में था। तो इन 5 पॉइंटों को आप नोट करेंगे और पांचों जो है अलग अलग आधारों पर हमें ज्ञान की ओर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं पूर्व में चर्चा कर चुका हूँ तो कि 70% लोगों ने इस पर अपना आंसर दिया है। अगला महत्वपूर्ण है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना? तो कब बना, आप इसमें सीधा ही आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देखेंगे कि बाल अधिकार जो है ये कब बना था। तो 5 में बना था, 2002 में, 2019 में और 1986 में। तो इसका आंसर क्या होगा? 2005 में बना था, ठीक है। लगभग 1700 लोगों ने भी इसमें भी अपना आंसर दिया है और लगभग 77% लोगों ने इसमें राइट आंसर दिया है। तो लगभग यह क्वेश्चन लगभग अधिक से अधिक लोगों ने इसको सही किया है। तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आपको होना ही चाहिए, क्योंकि
यह जो आपके 4th यूनिट में लगा हुआ है, जैसे बालिका शिक्षा से संबंधित और किसी भी प्रकार से विभिन्न वर्गों से संबंधित, वह आपके पास लगा हुआ है, तो उस पॉइंट को आप देखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है? अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर। तो किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है? तो आप जानते हैं कि इसमें जो है अवसर की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया। तो यह क्वेश्चन काफ़ी मजबूत था, यानी 64 लगभग % ही लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। और दूसरा आधार पर विश्वास ज़्यादा था आंसर की वजह। तो लगभग इसमें क्या है कि जैसे आपको मालूम है कि भारतीय संविधान के 5 प्रकार की स्वतंत्रता को उल्लेख किया गया, उसमें क्या है? विचार है, ठीक है ना, विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना है, ठीक है ना। उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। जबकि यह अवसर है तो प्रतिष्ठा और अवसर जो है समानता के उसमें आता है, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षा का कार्य बालक की मस्तिष्क को शुद्ध नैतिक एवं बौद्धिक मूल्य को अनुभव करने में एक प्रकार सहायता देना है। यह कथन किसका है? विवेकानंद, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो यह किस विचारक का था कि शिक्षा से संबंधित यह प्रश्न है? तो इसका आंसर सही क्या होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना। देखते हैं किस प्रकार से आंसर इसमें पूर्व में दिया था। लगभग 602 लोगों ने इसको आंसर किया था और यह 60% था, तो यानी यह क्वेश्चन काफ़ी मजबूत था, ठीक है। लगभग कम लोगों ने इसका आंसर किया था और सबसे 60% से डाउन यही रहा होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कि उसके बाद स्वामी विवेकानंद 20% लोगों ने उस पर भी अपना आंसर दिया है, महात्मा गांधी पर 14%। देखते हैं यह कथन जाकिर हुसैन का है। रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या कथन था? शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ साथ समन्वित स्थापित करने की शक्ति देता है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी की नहीं है? तो यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, अर्ली लाइफ और लाइफ डिवाइन। तो कौन सी पुस्तक नहीं है? तो इसका डी होगा, लाइफ डिवाइन नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें लगभग 1200 लोगों ने अपना आंसर दिया है और लगभग 77% लोगों ने इसमें जो है इसका आंसर डी दिया है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि लाइफ और डिवाइन जो पुस्तक है वो रविन्द्रनाथ की, और इनकी अन्य पुस्तकें जैसे कर्म योग है, युगांतर है, वंदे मातरम है, सावित्री है। तो इन प्रश्नों की भी आप देख लेंगे। तो काफ़ी चुने हुए प्रश्न लिए गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, परीक्षा के लिए भी उपयोगी होंगे। अगला है, यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो वह पर्दे के पीछे है, यह कथन किस विचारक का है? तो काफ़ी बेहतर प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा? जॉन डीबी, रूसो, रॉस, स्पेंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा रॉस होगा, ठीक है ना, यानी सी होगा। लगभग 800 से ज़्यादा लोगों ने इसमें अपना आंसर दिया है और लगभग 62% लोगों ने ही इसका आंसर सही दिया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि शिक्षक का स्थान, कोई स्थान है तो वह पर्दे के पीछे है, ठीक है। बालक के विकास का निरीक्षण करने वाला है, ना कि उसको सूचना, विचार, आदर्श, इच्छा शक्ति देने वाला है या उसका चरित्र बनाने वाला है, ठीक है। तो यह विचार किसका था? रॉस का था, ठीक है। ये दर्शन शास्त्र से संबंधित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रयोजनवादी विचारधारा किसकी देन है? रूसो, प्लेटो, अरस्तु, जॉन डीवी। लगभग 1500 लोगों ने इसमें अपना आंसर दिया है। तो आप जानते हैं कि इसमें इस प्रकार से है ही नहीं, तो जॉन डीवी होंगे प्रयोगवादी, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि आदर्शवाद प्लेटो, अरस्तु और रूसो जो है प्रकृतिवाद है, ठीक है, और प्लेटो आदर्शवाद से संबंधित है। 3 पॉइंटों को भी आप देखेंगे। आंसर का आधार देखते हैं तो लगभग 84% यह लगभग सभी लोगों ने लगभग इसको सही किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य मानसिक स्वास्थ्य का कौन सा विकार नहीं है? अवसाद, चिंता, भोजन विकार और स्वावलंबन। तो इसका कौन सा होगा? तो
मानसिक विकार से संबंधित यह क्वेश्चन है, तो इसमें जो है स्वावलंबन नहीं होगा, भोजन विकार होगा, चिंता है, अवसाद है, ठीक है। तो लगभग 600 से ऊपर लोगों ने इस पर अपना आंसर दिया, तो इसका डी आंसर होगा, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम। तो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम जो, तो कब यह अधिनियम आया था? 2020, 2019, 2017 और 2015। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 2017 में, ठीक है ना। तो लगभग 70% लोगों ने इसको सही किया था। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 का मुख्य उद्देश्य मानसिक रोग से ग्रस्त लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा और सेवाएं प्रदान करना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है, यह परिभाषा किस विचारक ने दी? अरस्तु, जॉन डीवी, प्लेटो, सुकरात। तो सत्यम शिवम सुंदरम की बात किसने की थी? तो आप जानते हैं इसका क्या होगा, तो इसका आंसर होगा प्लेटो होगा, सी होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लेटो होगा। और आप जानते हैं कि प्लेटो का विचार, अगर प्लेटो का विचार आएगा तो ठीक है, अगर प्लेटो ऑप्शन में नहीं भी है और आदर्शवाद आ गया या प्रकृतिवाद आ गया, तो आप आदर्शवाद पर ही टिक लगाएंगे। जैसे कि रूसो से संबंधित, ठीक है, उनका क्या था? प्रकृतिवाद था, और प्लेटो का क्या था? प्लेटो का आदर्शवाद था। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा इसमें एक अरस्तु का विचार है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही यह किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है खेल से संबंधित है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खेल शब्दावली से संबंधित है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। स्नेप शॉट हो गया, गोल टेंडर, बोर्डिंग हो गया, यह किसे है? हॉकी। फ्री किक हो, वन साइड पास, फुटबॉल। स्टम्प आउट, हुक, यॉर्कर, वॉलीबॉल। रेडर, टैग, मेड लाइन, कबड्डी। तो इसमें से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, ठीक है। जैसे यॉर्कर आप जानते हैं, यह क्रिकेट में होता है, स्टम्प आउट भी क्रिकेट में होता है, हुक वहाँ पर भी होता है, वॉलीबॉल में भी होता है, लेकिन यॉर्कर अगर है नहीं तो आप निश्चित तौर पर जानते हैं कि यह क्रिकेट से संबंधित होगा। तो इसका सी होगा। देखते हैं किस प्रकार से आपने आंसर इसमें किया है। तो यह लगभग 77% लोगों ने फिर भी सही किया है। तो जो क्रिकेट जानते हैं वो जानते हैं कि इस प्रकार से शब्दावली कहाँ पर प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर एंड शब्दावली जैसे क्रिकेट की काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। फॉलो ऑन है, स्टम्प आउट है, हुक है, यॉर्कर है, LBW है, नो बॉल है, वाइड बॉल है, डेड बॉल है, पुल है, हैड्रिक है, लेट कट है आदि। यह किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। आपने देखे होंगे निश्चित तौर पर, लेकिन आपका ध्यान नहीं होगा। तो इसी प्रकार इस प्रकार की दिक्कतें अक्सर जो है एग्ज़ाम में भी होती है, और इसी से ही ज्ञान होगा जब आप बेहतर से बेहतर क्वेश्चन या प्रश्न पत्र देखेंगे। राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्षों के काल अवधि के अंतर बालक को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रबंध करने का प्रयास करेगा। यह उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51। तो यह किससे संबंधित होगा? तो इसका संबंध है अनुच्छेद 45 से, ठीक है ना। सारे अनुच्छेद 21 से नहीं होगा, वो शिक्षा से संबंधित है। यहाँ पर बात क्या कर रहा है? राज्य से संबंधित बात कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। और लगभग 60% यह क्वेश्चन, उन दो क्वेश्चन में सबसे हार्ड क्वेश्चन, लगभग 50% लगाओ कि इस क्वेश्चन को लोग सही कर पाए, और ज़्यादातर लोगों का मानना था 21 ही। तो आप इस प्रकार से भी ध्यान देंगे। चिंतन पर भी आधारित जरूरी होना चाहिए, और चिंतन करना जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप क्वेश्चन लगा रहे हैं। चिंतन बहुत ज़रूरी है, यही एग्ज़ाम के लिए आपके लिए औषधि का कार्य करेगा अगर आप ध्यान दोगे तो। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है किसी भी कार्य या अनुक्रिया का प्रभाव व्यक्ति में या तो संतोष या खींच उत्पन्न करने वाला होता है, या थॉर्नडाइक का सीखने के किस नियम पर आधारित है? ठीक है, मतलब संतोष और खींच किस में उत्पन्न होती है? ए तात्पर्यता, बी प्रभाव का नियम,
सी अभ्यास का और डी मनोवृत्ति का नियम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी बी आंसर होगा, यानी प्रभाव का नियम होगा। ठीक है ना। अब देखते हैं किस प्रकार से आंसर इसमें किया गया है। तो इसमें लगभग 81% लोगों ने इसमें सही किया था, क्योंकि मनोवृत्ति का नियम तो उन मुख्य नियम में आता नहीं है। देखते हैं इनके नियम और मुख्य नियम क्या थे। तो थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित जो नियम एक प्राथमिक बताए और एक गौण बताया था। ठीक है ना। प्राथमिक मुख्य 3 प्रकार के बताए, तात्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। ठीक है, और गौण नियम उनके कितने थे? 5 बताए थे। ठीक है ना। मनोवृत्ति गौण नियम में भी आधारित है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया था? पढ़ाई, परख, उदय और उल्लास और उदय। तो ABCD में आप इसका आकलन कर सकते हैं। तो लगभग 650 लोगों ने इस पर अपना 950 लोगों ने इस पर अपना आंसर दिया था, और इसका आंसर सी होगा। ठीक है ना, उल्लास होगा। ठीक है, परख, देखो परख NCF से संबंधित है। ठीक है ना। तो लगभग 61% लोगों ने इस पर आंसर दिया। इसके मतलब यह प्रश्न काफ़ी हार्ड था, मजबूत था। ठीक है ना। तो उल्लास को लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख की स्थापना की गई थी, वो NEP के तहत की गई थी। ठीक है ना। इस पॉइंट को भी आप, उसका काम क्या था? छात्रों का प्रगति और मूल्यांकन का विश्लेषण करना। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 92, NBS शिक्षा नीति 86 1986, NCTA अधिनियम 1995 और NCERT सोसाइटी अधिनियम 1960। ये अधिनियम की बात कर रहा है। तो कौन सा इसमें सही नहीं होगा? तो यह काफ़ी मजबूत क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपने आकलन कर दिया होगा। तो सही आंसर क्या हो सकता है इसमें? आपके आकलन के हिसाब से इसमें सही आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर जो सही सुमेलित नहीं है वह होगा, ठीक है, इसका सी होगा। ठीक है ना, इसका आंसर सी होगा। अब देखो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ होगा। NCTA देखो 93, इसमें जो है 1993 अधिनियम है। ठीक है ना, और 1995 में इसको वैधानिकता मिली थी। वैसे इसको 73 में भी बन गया था, लेकिन जो है यह अधिनियम 93 था और 95 में यह इसकी शुरुआत हुई थी NCTA की। ठीक है ना। तो इस पॉइंट को 17 अगस्त 1995 में। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। उसके बाद भारतीय जो पुनर्वास परिषद है, तो यह आप भी आपके उसमें लगा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि पुनर्वास परिषद आपके उसमें लगा हुआ है। तो इसके तहत आपको देखना यह है कि यह जो अधिनियम था ये 92 वाला था, यह सही था। जो इसका अधिनियम जो है 92 ही होगा। और 22 जुलाई 1993 में यह क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना, ये अधिनियम था। कि NBS का तो सही है, नवोदय विद्यालय संगठन का, तो 86 सही है। NCERT का ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होंगे। 1800 ये सोसाइटी अधिनियम है। ठीक है ना, NCERT में। और जैसे आपने UGC में भी इस प्रकार देखा होगा, और स्थापना की बात आएगी तो 1961 में। ठीक है, NCERT का। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, 1 सितंबर 1961 में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ष 2022 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया? 12, 15, 10, 14। तो इसका आंसर सही क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 12 वैज्ञानिकों को चुना गया था शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है, तो आपके पास वैज्ञानिक जैसे खोजें लगी हैं, वैज्ञानिकों के नाम लगे हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और खेल से भी बनेगा। 3 पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे। आगे काफ़ी महत्वपूर्ण क्रिकेट से संबंधित है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का 2024 में कौन सा संस्करण चल रहा है? ठीक है ना, अब तो समाप्त हो गया, लेकिन तब चल रहा था 1 महीने पहले।
17, 17वां, 16वां, 14वां और 24वां। तो कौन सा संस्करण था, ये कौन सा संस्करण चल रहा था, ठीक है ना। तो यह जो संस्करण था क्या था, तो आप बेहतर रूप से जानते होंगे अच्छा तरीके से, क्योंकि क्रिकेट का तो खुमार बुखार सभी व्यक्तियों पर ही है। तो जो 24 का है, यह जो है 17वां संस्करण है। अब ये कल से आपने देखा होगा कि कल से यह समापन हो गया है ना, तो यह समापन हो चुका है। तो इसमें देखेंगे, हम देखेंगे कि जो 17 संस्करण था उसमें अभी कल ही समापन हुआ था। तो KKR कलकत्ता इसमें विजेता थी और सनराइज हैदराबाद इसमें क्या रही, उप विजेता रही। तो आ सकता है कि IPL 2017वां संस्करण IPL 2024 के विजेता टीम कौन थी या उप विजेता टीम कौन थी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कलकत्ता को ध्यान रख लेना KKR का, और सनराइज हैदराबाद उप विजेता इसमें थी। अगर हम बात करें 16वां संस्करण की, तो 16वां संस्करण में कौन था, तो इसमें 16वां संस्करण में जो विजेता टीम थी वो CSK थी, चेन्नई सुपर किंग थी, और गुजरात टाइटेंस जो है इसमें उप विजेता थी। इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे, ठीक है। तो इससे खेल से संबंधित, क्योंकि खेल शब्दावली भी लगी है और खेल भी लगा हुआ है, तो निश्चित तौर पर पूछने की एक संभावना बन सकती है। आगे हम प्रश्न देखते हैं, रेखी या बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन में पद या फ्रेम कितने होते हैं, तो कितने होंगे, 3, 4, 6, 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आप जानते हैं कि इसमें जो है 4 फ्रेम होंगे, ठीक है। और इसमें 4 फ्रेम होंगे, 4 पद होते हैं, जैसे प्रस्तावना, शिक्षण, अभ्यास तथा परीक्षण, ठीक है। इसमें 4 पद भी होते हैं और 4 फ्रेम भी होते हैं। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, पिछली बार क्वेश्चन बना था। यानी इसके अंतर्गत इसमें 3 तत्व भी निहित हैं, उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्वलन। इसका नियंत्रण प्रोग्राम निर्माता के हाथों में होता है, ठीक है ना। इसको बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन भी कहा जाता है, ठीक है। आगे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके पास मॉडल या सिद्धांत लगा हुआ है, ठीक है ना। थ्योरी और मॉडल आपके पास लगा हुआ है। आगमन शिक्षण मॉडल के प्रतिपादक हैं ब्रूनर, आसुवेल, हिल्दा, ताबा और ग्लेजर। तो क्या होगा इसका, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। आपके पास ये मॉडल लगे हुए हैं, ये फर्स्ट में जब आप यूनिट को पढ़ते हैं, तो इसका होगा हिल्दा ताबा होगा, यानी सी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। और ये सारे इनके अपने अपने आधार हैं, तो इन पॉइंटों को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इस महत्वपूर्ण प्रश्न से एक आकलन, जैसे आप क्वेश्चन करते हो तो आपको ऐसे, जैसे यहाँ पर राइट आंसर है, आपको प्रतिशत नहीं दिखाई देता है जब आप कम्युनिटी में इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देगा जिस व्यक्ति का चैनल है या जो चैनल वाले हैं, ठीक है। तो जो प्रतिशत उसी व्यक्ति को दिखाई देगा। अगर आप क्वेश्चन राइट भी करते हो तो आपको केवल ऐसे दिखाई देगा, और ये प्रतिशत में आपको नहीं दिखाई देगा इस प्रकार से, ठीक है, ये केवल चैनल को। तो इससे एक आकलन हो जाएगा, और आपको भी एक आकलन हो गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन की मजबूती क्या है, कौन से क्वेश्चन हार्ड हैं, वास्तव में हमसे क्या दिक्कतें होती है। और निश्चित तौर पर ऐसा होता है कि हम ए की जगह में बी की जगह में कभी कभी सी भी लगा लेते हैं दोबारा, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी इसमें 90% इसमें संभावना यही है कि इसका आंसर का करने का एक तरीका होता है, इससे एक बेहतर आकलन हो जाता है कि अभ्यर्थी की सोच किस प्रकार से, और क्वेश्चन का माध्यम सरल है या कठिन स्तर है। तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने मित्रों तक भी पहुँचाने का कष्ट कीजिएगा। और जैसे कि शाम को कल आपको यह PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।